नमस्कार। आकाशवाणी से प्रस्तुत है समाचार संध्या। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कोरोना काल में महिलाओं के स्वयं सहायता समूहों द्वारा किए गए प्रयासों की सराहना की। 4 लाख से अधिक स्वयं सहायता समूहों की मदद के लिए 1625 करोड़ रुपए जारी किए। राज्यसभा में हंगामे को लेकर सरकार ने विपक्ष को देश से माफी मांगने को कहा। राष्ट्रीय टीकाकरण अभियान के अंतर्गत अब तक 52 करोड़ 36 लाख से अधिक कोविड टीके लगाए गए। कोरोना से स्वस्थ होने की दर 97.45% हुई। अंतर्राष्ट्रीय युवा दिवस के अवसर पर स्वास्थ्य मंत्री मनसुख मांडविया ने HIV, टीबी और रक्तदान के प्रति जागरूकता अभियान का पहला चरण शुरू किया। हिमाचल प्रदेश के किन्नौर में भूस्खलन में मरने वालों की संख्या 15 हुई। राज्य सरकार ने पीड़ितों की मदद के लिए सहायता राशि की घोषणा की। बिहार के पटना, बक्सर, भोजपुर और मुंगेर सहित 12 जिलों में बाढ़ की स्थिति गंभीर। सरकार ने अफगानिस्तान में बिगड़ती सुरक्षा स्थिति पर चिंता व्यक्त की। खेल मंत्री अनुराग ठाकुर ने आजादी का अमृत महोत्सव के अवसर पर आयोजित फिट इंडिया फ्रीडम दौड़ के दूसरे संस्करण में जनता से भाग लेने की अपील की और लॉर्ड्स में इंग्लैंड के साथ खेले जा रहे दूसरे क्रिकेट टेस्ट मैच के पहले दिन भारत के पहली पारी में बिना किसी नुकसान के 122 रन। समाचार संध्या में नवीन सक्सेना के साथ मैं मुकेश कुमार। देश भर में 18 वर्ष से अधिक उम्र के लोगों के लिए सरकारी केंद्रों में निःशुल्क कोविड टीकाकरण अभियान जारी है। युवाओं से आग्रह है कि टीका जरूर लगवाएं और अन्य लोगों को भी इसके लिए प्रोत्साहित करें। जब तक जरूरी न हो घर से बाहर न निकलें और सुरक्षा के 3 आसान उपायों का पालन करें। मास्क लगाएं, 2 गज की सुरक्षित दूरी बनाए रखें, हाथ और चेहरा साफ रखें। कोविड संबंधी जानकारी और मार्गदर्शन के लिए राष्ट्रीय हेल्पलाइन नंबर 011-2397-8046 और 1075 पर संपर्क करें। और अब समाचार विस्तार से। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा है कि देश में महिलाओं के लिए अवसर बढ़े हैं और सरकार उनकी शिक्षा, स्वास्थ्य, पोषण, टीकाकरण और अन्य जरूरतों को पूरा करने के लिए पूरी गंभीरता से कार्य कर रही है। उन्होंने कहा कि महिलाओं के लिए मकान, शौचालय, बिजली, पानी और गैस की सुविधाएं उपलब्ध कराई जा रही हैं। वीडियो कॉन्फ्रेंस के माध्यम से आत्मनिर्भर नारी शक्ति से संवाद में प्रधानमंत्री ने कहा कि सरकार ऐसा माहौल बना रही है जिससे महिलाएं गांवों की समृद्धि में अपना योगदान दे सकें। उन्होंने कहा कि स्वयं सहायता समूह के माध्यम से देश की महिलाओं ने कोरोना काल में अभूतपूर्व कार्य किया है। कोरोना काल में जिस प्रकार से हमारी बहनों ने स्वयं सहायता समूहों के माध्यम से देशवासियों की सेवा की, वो अभूतपूर्व है। मास्क और सैनिटाइजर बनाना हो, जरूरतमंदों तक खाना पहुंचाना हो, जागरूकता का काम हो, हर प्रकार से आपके सखी समूहों का योगदान अतुलनीय रहा है। प्रधानमंत्री ने कहा कि उनकी सरकार ने महिलाओं के करोड़ों खाते खोले और केंद्र ने पहली बार जनधन खाते खोलने के लिए व्यापक अभियान चलाया। श्री मोदी ने कहा कि पिछली सरकारों के मुकाबले उनकी सरकार ने महिला स्वयं सहायता समूहों की बहुत मदद की है। उन्होंने कहा कि पिछले 7 वर्षों में महिला स्वयं सहायता समूहों ने अपने ऋण लौटाकर सराहनीय कार्य किए हैं। प्रधानमंत्री ने स्वयं सहायता समूहों से स्वतंत्रता के 75 वर्ष पूरे होने के अवसर पर वर्ष में 75 घंटे निकालकर स्वच्छता और जल संरक्षण का काम करने का आग्रह किया। आजादी के 75 साल है। एक साल में 75 घंटे, इस 15 अगस्त से अगली 15 अगस्त तक हम सभी जो सखी मंडल की बहनें हैं, कोई न कोई स्वच्छता का काम करेंगे गांव में, कोई जल संरक्षण का काम करेंगे, अपने गांव के कुएं, तालाब, इनकी मरम्मत, इनके उद्धार का अभियान भी चला सकते हैं, ताकि सिर्फ पैसे और इसके लिए समूह ऐसा नहीं, समाज के लिए भी समूह ऐसा भी हो सकता है। प्रधानमंत्री ने इस अवसर पर दीनदयाल अंत्योदय अन्न योजना, राष्ट्रीय ग्रामीण आजीविका मिशन को बढ़ावा देने वाले महिला स्वयं सहायता समूहों के सदस्यों और संसाधन समुदाय के लोगों से बात की। इस अवसर पर प्रधानमंत्री ने 4 लाख से अधिक स्वयं सहायता समूहों की आर्थिक मदद के लिए 1625 करोड़ रुपए की राशि जारी की।
महिलाओं में उद्यमशीलता का दायरा बढ़ाने के लिए, आत्मनिर्भर भारत के संकल्प में अधिक भागीदारी के लिए आज बड़ी आर्थिक मदद जारी की गई है। फूड प्रोसेसिंग से जुड़े उद्यम हो, महिला किसान उत्पादक संघ हो या फिर दूसरे सेल्फ हेल्प ग्रुप, बहनों के ऐसे लाखों समूहों के लिए 1600 करोड़ रुपए से अधिक की राशि भेजी गई है। श्री मोदी ने 7,500 स्वयं सहायता समूहों के सदस्यों के लिए खाद्य प्रसंस्करण उद्योग मंत्रालय की योजना के तहत छोटे खाद्य प्रसंस्करण उद्यमियों के लिए बीज राशि के रूप में 25 करोड़ रुपए और 75 किसान उत्पादक समूहों के लिए 4 करोड़ 13 लाख रुपए जारी किए। प्रधानमंत्री कल वीडियो कॉन्फ्रेंस के माध्यम से गुजरात में निवेशक सम्मेलन को संबोधित करेंगे। इस सम्मेलन का आयोजन वाहन स्क्रैपिंग नीति के तहत स्क्रैपिंग संबंधी बुनियादी सुविधाओं में निवेश आमंत्रित करने के लिए किया जा रहा है। एकीकृत स्क्रैपिंग केंद्र के विकास पर भी विचार विमर्श किया जाएगा। केंद्रीय सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय तथा गुजरात सरकार द्वारा गांधीनगर में आयोजित इस सम्मेलन में संभावित निवेशक, उद्योग विशेषज्ञ और संबंधित केंद्रीय और राज्य सरकार के मंत्रालय भाग लेंगे। सरकार ने राज्यसभा में मानसून सत्र के दौरान विपक्ष के गैर लोकतांत्रिक व्यवहार को भारतीय लोकतंत्र के इतिहास में काला अध्याय बताते हुए विपक्ष को देश से माफी मांगने को कहा है। नई दिल्ली में आज संसदीय कार्य मंत्री प्रहलाद जोशी ने कहा कि सदन में नियमों का खुलेआम उल्लंघन करने वाले विपक्षी सांसदों के खिलाफ कड़ी और चेतावनीपूर्ण कठोर कार्रवाई की जानी चाहिए। उन्होंने कहा कि कांग्रेस और उसके सहयोगी दलों ने पहले से तय कर लिया था कि संसद को नहीं चलने दिया जाएगा। पहले दिन से ही इंडिकेशंस वेर देयर दैट वी विल नॉट अलाउ द हाउस टू रन। उसको पूरा खुलासा कर दिया टीएमसी वाले ने और कांग्रेस। हमने उनको निवेदन किया कि कम से कम मंत्रिपरिषद का मेंबर्स को इंट्रोडक्शन करने के लिए एक अवसर दे दो। इवन दैट वाज नॉट अलाउड। उसके बाद चर्चा हुआ, स्पीकर के सामने, चेयरमैन के सामने डिमांड रखा गया कि शॉर्ट ड्यूरेशन डिस्कशन होना चाहिए। स्वयं चेयरमैन ने अनाउंस किया इकोनॉमिक प्राइस राइज, जो उनका डिमांड था उसको एडमिट किया हूं। कोविड और एग्रीकल्चरल बारे में था, दैट वाज आल्सो एक्सेप्टेड। एंड इन स्पाइट ऑफ दैट दे डिड नॉट अलाउ इवन द वेरी इंपॉर्टेंट बिल्स टू बी डिस्कस्ड। एवरी डे वी यूज्ड टू रिक्वेस्ट देम एंड नाउ दे आर टेलिंग दैट बिल्स वर पास्ड इन दिन। केंद्रीय मंत्री और राज्यसभा में सदन के नेता पीयूष गोयल ने कहा कि सत्र के पूरे समय के दौरान विपक्ष ने दुर्व्यवहार किया क्योंकि वे नहीं चाहते थे कि जन कल्याण के मुद्दों पर चर्चा की जाए। बहुत ही दुखद, शर्मनाक घटनाएं हमने लगातार इस सेशन में देखी। दोनों सदनों को चलने नहीं देना और खास तौर पे राज्यसभा में जो व्यवहार रहा है विपक्ष का, उससे आज पूरे सदन की गरिमा भी टूटी है, गिरी है। पूरा मीडिया और पूरा देश ने देखा है। हम उसकी निंदा ही नहीं करते हैं, हम डिमांड करते हैं कि सख्त से सख्त उच्च स्तरीय कार्रवाई की जाए। सूचना और प्रसारण मंत्री अनुराग ठाकुर ने कहा कि मानसून सत्र के दौरान विपक्ष का एकमात्र एजेंडा सड़क से संसद तक अराजकता फैलाना था। जहां देश की जनता इंतजार करती है कि उनसे जुड़े हुए विषयों को सदन में उठाया जाए, वहीं पर विपक्ष ने सड़क से संसद तक सिर्फ अराजकता, अराजकता और अराजकता विपक्ष का एकमात्र एजेंडा रहा। न जनता का हित, न टैक्स पेयर के पैसे की फिक्र और न ही संवैधानिक मूल्यों की गरिमा की फिक्र थी। और जो घटा वो बहुत शर्मसार था, निंदनीय था और एक घड़ियालू आंसू बहाने की बजाय इनको तो देश से माफी मांगनी चाहिए। राज्यसभा के सभापति एम वेंकैया नायडू ने सदन में कल के घटनाक्रम को लेकर आज विपक्षी दलों और सरकार के शिष्टमंडलों से मुलाकात की। शिष्टमंडलों के साथ बैठक से पहले श्री नायडू ने राज्यसभा सचिवालय के वरिष्ठ अधिकारियों के साथ विचार विमर्श किया। इस बैठक में राज्यसभा में पिछले कुछ दिनों में मार्शलों की तैनाती के मुद्दे सहित सदन के घटनाक्रम और कार्यवाही पर चर्चा की गई। राज्यसभा में नेता विपक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे के नेतृत्व में विपक्षी शिष्टमंडल ने साधारण बीमा विधेयक पारित कराए जाने के तरीके, मार्शलों की संख्या और तैनाती के तरीके तथा कुछ सदस्यों द्वारा कामकाज में रुकावट डालने के लिए मार्शलों की उपस्थिति के मुद्दे उठाए। राष्ट्रव्यापी कोविड टीकाकरण अभियान के तहत अब तक 52 करोड़ 36 लाख से अधिक टीके लगाए जा चुके हैं। कल 44 लाख 19 हजार से अधिक टीके लगाए गए। स्वास्थ्य मंत्रालय ने कहा है कि इस समय देश में कोविड मरीजों की संख्या लगभग 3 लाख 88 हजार है, जो मार्च 2020 के बाद सबसे कम है। अब तक 3 करोड़ 12 लाख से अधिक लोग संक्रमण मुक्त हो चुके हैं। इस समय स्वस्थ होने की दर 97.45% है। अब तक की ये सबसे उच्चतम दर है।
मंत्रालय ने कहा है कि पिछले 17 दिनों से साप्ताहिक संक्रमण दर 5% से कम 2.23% है और दैनिक संक्रमण की दर 3% से कम 1.94% है। कोविड संबंधी राष्ट्रीय हेल्पलाइन नंबर हमारी वेबसाइट newsonair.gov.in पर उपलब्ध हैं। ये समाचार। लो राधा, बारिश से बचने के लिए छाता तो मैं ले आई। डेंगू और चिकनगुनिया से बचने का उपाय वो कौन करेगा? ये तो किसी ने बताया ही नहीं। मैं बताती हूँ। पानी से भरी टंकियों व बर्तनों को अच्छी तरह ढककर रखें। हर सप्ताह कूलर को खाली करके सुखाकर दोबारा भरें। घर व आसपास टूटे बर्तन, डिब्बे, टायर इत्यादि में पानी जमा न होने दें। मच्छरों के काटने से बचने के लिए कॉइल, क्रीम, मशीन आदि का प्रयोग करें। डेंगू के मच्छर दिन में काटते हैं, इसलिए पूरे शरीर को ढकने वाले कपड़े पहने। बुखार हो तो डॉक्टर की सलाह ले। समझ गयी? हाँ, समझ गयी। और अब दूसरों को भी बताऊंगी। ये कुछ आसान उपाय अपनाएं, डेंगू चिकनगुनिया को दूर भगाएं। स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय, भारत सरकार द्वारा जनहित में जारी। समाचार संध्या में आपका फिर स्वागत है। केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री मनसुख मांडविया ने आज अंतर्राष्ट्रीय युवा दिवस के अवसर पर HIV, TB और रक्तदान के पहले चरण के जागरूकता अभियान का शुभारंभ किया। उन्होंने देश की स्वतंत्रता के 75वीं वर्षगांठ के अवसर पर राष्ट्रव्यापी भारत का अमृत महोत्सव समारोह के अंतर्गत सरकारी स्कूलों और कॉलेजों के 1 लाख से अधिक विद्यार्थियों के साथ वर्चुअल माध्यम से विचार विमर्श किया। इससे पहले HIV, तपेदिक और थैलेसीमिया के स्वस्थ हुए 3 मरीजों ने भारत सरकार की उन योजनाओं से संबंधित अपने अनुभव साझा किए जिनसे इन रोगों के खिलाफ मुकाबला करने में उन्हें मदद मिली। इस अवसर पर श्री मांडविया ने कहा कि टीबी के अधिकांश रोगी युवा पीढ़ी के हैं। उन्होंने ये भी कहा कि जब गांवों के युवा ये ठान लेंगे कि अब गांव में और कोई टीबी का मरीज नहीं होगा, वो इस लक्ष्य को हासिल करने में कामयाब होंगे। युवा कार्यक्रम और खेल मंत्री अनुराग ठाकुर ने आज अंतर्राष्ट्रीय युवा दिवस के अवसर पर 22 राष्ट्रीय युवा पुरस्कार प्रदान किए। युवा और राष्ट्रीय विकास तथा समाजसेवी संगठनों को 2017-18 के लिए 14 और 2018-19 के लिए 8 पुरस्कार दिए गए। इस अवसर पर श्री ठाकुर ने पुरस्कार विजेताओं और युवाओं से सच्ची भावना के साथ उच्च आकांक्षाओं को हासिल करने की अपील की। राष्ट्र निर्माण में सबसे बड़ी भूमिका किसी की हो सकती है तो आप और आप जैसे युवाओं की ही हो सकती है। You are the ones who will create demand, strengthen democracy and provide decisive leadership in every sector you enter. As young individuals and as award winners today, all of you have a dream. You aspire to be leaders in the field you choose and the role is crucial for the success of India. You must be ahead of the game and you must keep an eye on detail. You must be the master of your sector and you also evaluate the trends happening around you. इस वर्ष अंतर्राष्ट्रीय युवा दिवस का विषय है खाद्य प्रणालियों में बदलाव, धरती और मानव स्वास्थ्य के लिए युवा नवाचार। ये विषय वैश्विक प्रयासों की सफलता के लिए युवाओं की सार्थक भागीदारी का महत्व रेखांकित करता है। 152 पुलिसकर्मियों को वर्ष 2021 के लिए अन्वेषण के क्षेत्र में उत्कृष्ट कार्य के लिए गृहमंत्री के पदक से सम्मानित किया गया है। इस पदक की शुरुआत वर्ष 2018 में की गई थी। इसका उद्देश्य अपराध से संबंधित अन्वेषण के उच्च पेशेवर मानकों को बढ़ावा देना और अन्वेषण अधिकारियों द्वारा अन्वेषण में उत्कृष्टता प्रदान करना है। पदक प्राप्त करने वालों में केंद्रीय अन्वेषण ब्यूरो के 15, मध्य प्रदेश और महाराष्ट्र के 11 पुलिसकर्मी शामिल हैं। इनमें 28 महिला पुलिसकर्मी भी शामिल हैं। रक्षामंत्री राजनाथ सिंह कल नई दिल्ली में वर्चुअल माध्यम से विभिन्न प्रमुख आयोजनों का औपचारिक शुभारंभ करेंगे। देश में भारत की स्वतंत्रता की 75वीं वर्षगांठ के अवसर पर मनाए जा रहे आजादी का अमृत महोत्सव के अवसर पर सशस्त्र और रक्षा मंत्रालय के विभिन्न संगठन देश भर में कई कार्यक्रम आयोजित कर रहे हैं। इन कार्यक्रमों में विभिन्न स्थानों पर राष्ट्रध्वज फहराना, प्रतिमाओं को स्वच्छ बनाना आदि शामिल हैं। सीमा सड़क संगठन देश के 75 महत्वपूर्ण दर्रों और स्थानों पर राष्ट्रीय ध्वज फहराएगा। इस संगठन के 75 दल कल देश के दूर-दराज के स्थानों पर रवाना होंगे। इनमें से सबसे अधिक प्रमुख उमलिंगा दर्रा है, जो कि पूर्वी लद्दाख में 19,300 फुट की ऊंचाई पर विश्व में सबसे ऊंची वाहन चलाने लायक सड़क है। विदेशों के अलावा अटल सुरंग, रोहतांग और उत्तर पूर्व में ढोला सादिया पुल पर भी तिरंगा फहराया जाएगा। सरकार ने वर्ष 2018 के लिए प्रधानमंत्री श्रम पुरस्कारों की घोषणा कर दी है।
ये पुरस्कार सरकारी उपक्रमों और 500 या उससे अधिक कर्मचारियों वाले केंद्र और राज्य सरकारों के अंतर्गत निजी क्षेत्र के उपक्रमों और निजी क्षेत्र की इकाइयों में कार्यरत 69 कर्मियों को दिए जाएंगे। इस वर्ष के प्रधानमंत्री श्रम पुरस्कार 3 श्रेणियों में दिए जाएंगे। ये श्रेणियां हैं 1 लाख रुपए की नकद राशि का श्रम भूषण पुरस्कार, 60,000 रुपए की नकद राशि का श्रम वीरांगना पुरस्कार और 40,000 रुपए की नकद राशि का श्रमश्री श्रमदेवी पुरस्कार। आगे बढ़ने से पहले मुख्य समाचारों पर एक नजर। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कोरोना काल में महिलाओं के स्वयं सहायता समूहों द्वारा किए गए कार्यों की सराहना की। 4 लाख से अधिक स्वयं सहायता समूहों की मदद के लिए 1,625 करोड़ रुपए जारी किए। राज्यसभा में हंगामे को लेकर सरकार ने विपक्ष को देश से माफी मांगने को कहा। राष्ट्रीय टीकाकरण अभियान के अंतर्गत अब तक 52 करोड़ 36 लाख से अधिक कोविड रोधी टीके लगाए गए। कोरोना से स्वस्थ होने की दर 97.45% हुई। अंतर्राष्ट्रीय युवा दिवस के अवसर पर स्वास्थ्य मंत्री मनसुख मांडविया ने HIV, टीबी और रक्तदान के प्रति जागरूकता अभियान का पहला चरण शुरू किया। हिमाचल प्रदेश के किन्नौर में भूस्खलन में मरने वालों की संख्या 15 हुई। राज्य सरकार ने पीड़ितों की मदद के लिए सहायता राशि की घोषणा की। बिहार के पटना, बक्सर, भोजपुर और मुंगेर सहित 12 जिलों में बाढ़ की स्थिति गंभीर। सरकार ने अफगानिस्तान में बिगड़ती सुरक्षा स्थिति पर चिंता व्यक्त की। खेल मंत्री अनुराग ठाकुर ने आजादी का अमृत महोत्सव के अवसर पर आयोजित फिट इंडिया फ्रीडम दौड़ के दूसरे संस्करण में जनता से भाग लेने की अपील की और लॉर्ड्स में इंग्लैंड के साथ खेले जा रहे दूसरे क्रिकेट टेस्ट मैच के पहले दिन भारत के पहली पारी में 1 विकेट पर 128 रन। चलो मिलकर एक शुरुआत करें, चलो एक फैसला आज करें, मास्क नहीं तो टोकेंगे, कोरोना को रोकेंगे, चलो एक इरादा करते हैं, चलो कुछ वादा करते हैं, मास्क नहीं तो टोकेंगे, कोरोना को रोकेंगे। हिमाचल प्रदेश के किन्नौर जिलों में कल हुए भूस्खलन में मृतकों की संख्या बढ़कर 15 हो गई है। मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर ने भूस्खलन के कारण फंसे लोगों के राहत और बचाव कार्य का जायजा लेने के लिए आज किन्नौर जिले का दौरा किया। ब्यौरा हमारे संवाददाता से। आज भी मलबे में दबे कई अन्य लापता लोगों का पता लगाने के लिए राहत बचाव कार्य जोरों पर चलाया गया। घटनास्थल से 5 और शव प्राप्त कर लिए गए, जिसके बाद मृतकों का आंकड़ा 15 हो गया है। इस घटना में 13 लोग घायल भी हुए हैं, जिनका उपचार सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र भावनगर में किया जा रहा है। प्राप्त जानकारी के अनुसार कुछ देर पहले ही पहाड़ी से पत्थर गिरने के चलते राहत बचाव कार्य रोक दिया गया है, जिसे कल सुबह फिर शुरू किया जाएगा। इस बीच मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर ने आज दुर्घटना स्थल पर पहुंचकर राहत बचाव कार्य का जायजा लिया। उन्होंने कहा कि जब तक 16 अन्य लापता लोगों का पता नहीं चल जाता, तब तक राहत बचाव कार्य जारी रहेगा। मुख्यमंत्री ने कहा कि राज्य सरकार इस हादसे में जान गंवाने वाले लोगों के परिवारों को 5 लाख रुपए जबकि घायलों को 50-50 हजार रुपए प्रदान करेगी। उन्होंने बताया कि राज्य सरकार घायलों को निःशुल्क उपचार सुविधा प्रदान कर रही है। संजीव सुंदरियाल, आकाशवाणी समाचार, शिमला। केंद्रीय नागर विमानन मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया ने आज वर्चुअल माध्यम से उत्तर प्रदेश के बरेली और महाराष्ट्र के मुंबई के बीच नई उड़ान का शुभारंभ किया। इस अवसर पर श्री सिंधिया ने कहा कि बरेली और मुंबई के बीच उड़ान आज से शुरू हो रही है, जबकि बरेली और बेंगलुरु के बीच विमान सेवा 14 अगस्त को शुरू हो जाएगी। उन्होंने बताया कि इस महीने की 26 तारीख से दिल्ली और बरेली के बीच प्रतिदिन विमान सेवा शुरू हो जाएगी। महाराष्ट्र में कोरोना संक्रमण के मामलों में धीमी और स्थिर गिरावट आने से नागरिकों ने मुंबई के छत्रपति शिवाजी महाराज अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे से यात्रा फिर शुरू कर दी है। इस कारण सप्ताहांत में यात्रियों की संख्या में बढ़ोतरी हुई है। ब्यौरा हमारी संवाददाता से। यात्रा से जुड़े प्रतिबंधों में ढील और उड़ान क्षमता में वृद्धि के चलते हवाई सेवाओं में तेजी आ रही है। जून की तुलना में जुलाई 2021 में मुंबई के छत्रपति शिवाजी महाराज अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे द्वारा यातायात में करीब 59% की वृद्धि दर्ज की गई। पिछले महीने मुंबई हवाई अड्डे से करीब 11 लाख राष्ट्रीय तथा अंतर्राष्ट्रीय यात्रियों ने 11,000 से भी अधिक उड़ानों की सवारी की। विशेष रूप से सप्ताहांत पर अधिकांश यात्रियों को घरेलू क्षेत्र में दिल्ली, बेंगलुरु
और हैदराबाद और अंतर्राष्ट्रीय क्षेत्र में दोहा, नेवाक और दुबई की यात्रा करते देखा गया। हवाई अड्डे के टर्मिनल 2 पर यात्रियों के लिए RT-PCR परीक्षण सुविधाओं के 30 से अधिक काउंटर स्थापित किए गए हैं। निशा रानी, आकाशवाणी समाचार, मुंबई। बिहार में पटना, बक्सर, भोजपुर और मुंगेर सहित 12 जिलों में बाढ़ की स्थिति गंभीर है। गंगा नदी का जलस्तर लगातार बढ़ने से स्थिति और भी खराब हो गई है। सोन और पुनपुन सहित अन्य नदियों का जलस्तर लगातार बढ़ रहा है और वे खतरे के निशान से ऊपर बह रही हैं। मुख्यमंत्री ने कहा कि सरकार ने बाढ़ राहत शिविरों में बालिका के जन्म पर 15,000 रुपए और बालक के जन्म पर 10,000 रुपए भुगतान करने का प्रावधान किया है। दीनदयाल अंत्योदय अन्न योजना राष्ट्रीय ग्रामीण आजीविका मिशन DAY NRLM के अंतर्गत केंद्र शासित प्रदेश जम्मू कश्मीर के श्रीनगर के पंचायत राज संस्थानों और विभिन्न स्वयं सहायता समूहों के सदस्यों ने आज श्रीनगर स्थित जिला इन्फॉर्मेटिक्स कार्यालय की सहायता से वेबकास्ट लाइव स्ट्रीमिंग के जरिए प्रधानमंत्री के साथ बातचीत की। इसके दौरान प्रधानमंत्री ने उन स्वयं सहायता समूहों के सदस्यों के साथ चर्चा की जो अब गरीबी से उबर गए हैं और DAY NRL मिशन में शामिल होने से पहले बहुत ही दयनीय सामाजिक आर्थिक परिस्थितियों का सामना किया है। इस मिशन को जम्मू कश्मीर में उम्मीद के नाम से जाना जाता है। प्रधानमंत्री ने इन सदस्यों के मनोबल की सराहना की। ये समाचार आकाशवाणी से प्रसारित किए जा रहे हैं। ताजा समाचार जानने के लिए आप हमारे ट्विटर हैंडल @AIR News हिंदी को फॉलो कर सकते हैं। दुनिया रंग बिरंगी, खट्टे मीठे रसीले समाचारों का सतरंगी खजाना आकाशवाणी पर। खबरें होंगी हटकर, जानेंगे कुछ अलग, हंसेंगे खुलकर, करेंगे सजग। सुनना न भूलें सोमवार और मंगलवार आज सवेरे तथा शनिवार और रविवार कार्यक्रम परिक्रमा में। ये आकाशवाणी है। भारत ने अफगानिस्तान में बिगड़ती सुरक्षा स्थिति पर गहरी चिंता व्यक्त की है। विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता अरिंदम बागची ने बताया कि काबुल में भारतीय मिशन ने इस सप्ताह की शुरुआत में एक परामर्श जारी कर वहां रह रहे भारतीय नागरिकों को वाणिज्यिक उड़ानों से लौटने की सलाह दी थी। उन्होंने बताया कि नागरिकों को वापस लाने की कोई औपचारिक व्यवस्था नहीं है। विदेश मंत्रालय की प्रवक्ता ने कहा कि पिछले वर्ष काबुल में भारतीय मिशन ने अफगानिस्तान से हिंदू और सिख समुदाय के 383 से अधिक लोगों के भारत लौटने का प्रबंध किया था। श्री बागची ने कहा कि काबुल में भारतीय दूतावास और मिशन वहां के हिंदू और सिख समुदायों के सदस्यों के संपर्क में है और उनके लिए हर जरूरी सहयोग सुनिश्चित किया जाएगा। मज़ार-ए शरीफ में भारतीय वाणिज्य दूतावास ने इस सप्ताह भारतीय कर्मचारियों को अस्थायी तौर पर हटा दिया था। उन्होंने बताया कि अभी वाणिज्य दूतावास स्थानीय कर्मचारियों के साथ काम कर रहा है। तालिबान के साथ बातचीत के संदर्भ में प्रवक्ता ने कहा कि भारत सभी पक्षों के संपर्क में है। एक अन्य प्रश्न पर श्री बागची ने कहा कि भारत को तत्काल और व्यापक संघर्ष विराम की आशा है। भारत अफगानिस्तान में सभी शांति पहलों का स्वागत करता है क्योंकि अभी वहां शांति और स्थिरता ही प्राथमिकता का विषय है। बिजली मंत्रालय ने सभी केंद्रीय मंत्रालयों को परामर्श जारी कर अपने प्रशासनिक नियंत्रण में आने वाले संगठनों से प्राथमिकता के आधार पर प्रीपेड स्मार्ट मीटर का उपयोग सुनिश्चित करने को कहा है। मंत्रालय से इस संबंध में सभी आवश्यक आदेश जारी करने को भी कहा गया है। इसके बाद वित्त मंत्रालय ने स्पष्टीकरण जारी कर सभी केंद्रीय मंत्रालयों और केंद्रीय विभागों को प्रीपेड मीटर की बिजली के लिए किसी भी प्रकार की बैंक गारंटी पर जोर दिए बिना अग्रिम भुगतान करने का निर्देश दिया है। सभी सरकारी विभागों में प्रीपेड मीटर व्यवस्था से बिजली वितरण कंपनियों की वित्तीय स्थिरता बहाल करने और ऊर्जा दक्षता बढ़ाने की सरकार की प्रतिबद्धता पूरी होगी। ये राज्यों के लिए भी समान व्यवस्था कर पाने का मॉडल बनेगा, जिससे उन्हें अपने विभागों द्वारा बिजली की बकाया राशि का भुगतान सुनिश्चित करने में मदद मिलेगी। शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान ने कहा है कि सरकार भावी कार्यबल तैयार करने के लिए शिक्षा और कौशल के बीच बेहतर तालमेल विकसित करने की दिशा में काम कर रही है। नई दिल्ली में भारतीय औद्योगिक परिसंघ के विशेष पूर्ण सत्र को संबोधित करते हुए श्री प्रधान ने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में अर्थव्यवस्था तेजी से बढ़ रही है और भारत का भविष्य उज्जवल दिखाई दे रहा है। श्री प्रधान ने कहा कि नई शिक्षा नीति
सशक्त शिक्षा पारिस्थितिकी तंत्र विकसित करने और अंततः आर्थिक वृद्धि में उल्लेखनीय योगदान देगी। मणिपुर में श्री गंगा प्रसाद ने आज राज्यपाल के रूप में शपथ ग्रहण की। मणिपुर उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश न्यायमूर्ति पीवी संजय कुमार ने श्री गंगा प्रसाद को पद और गोपनीयता की शपथ दिलाई। श्री प्रसाद डॉक्टर नजमा हेपतुल्ला की छुट्टी पर जाने के दौरान अपने सिक्किम के राज्यपाल के कार्यभार के अलावा मणिपुर के राज्यपाल का भी कार्यभार संभालेंगे। और अब आर्थिक जगत की खबरों के साथ हैं सोनू सूद। बम्बई शेयर बाजार का सेंसेक्स 0.58% की तेजी से 318 अंक बढ़कर ताजा रिकॉर्ड उच्चतम स्तर 54,844 पर बंद हुआ। नेशनल स्टॉक एक्सचेंज का निफ्टी भी 0.5% की वृद्धि से 82 अंकों का उछाल दर्ज करते हुए 16,364 के ऐतिहासिक उच्चतम स्तर पर बंद हुआ। अंतर बैंकिंग विदेशी मुद्रा बाजार में रुपया डॉलर के मुकाबले 19 पैसे मजबूत हुआ और $1 की कीमत 74.26 रुपए दर्ज हुई। अंतर्राष्ट्रीय बाजारों में मंदी के अनुरूप मल्टी कमोडिटी एक्सचेंज में अक्टूबर में आपूर्ति होने वाले सोने का मूल्य 40 रुपए कम होकर 46,351 रुपए प्रति 10 ग्राम पर था। लेकिन सितंबर में आपूर्ति वाली चांदी भी 300 रुपए की गिरावट से 62,470 रुपए प्रति किलो पर थी। और अंतर्राष्ट्रीय बाजार में दिन के कारोबार में ब्रेंट कच्चा तेल $71.20 प्रति बैरल के करीब था। 75वें स्वतंत्रता दिवस आजादी का अमृत महोत्सव को मनाने के लिए कल से फिट इंडिया रन के दूसरे संस्करण की शुरुआत की जा रही है। मुख्य आयोजन नई दिल्ली के मेजर ध्यानचंद स्टेडियम से होगा। केंद्रीय खेल मंत्री अनुराग ठाकुर ने 75वें स्वतंत्रता दिवस आजादी का अमृत महोत्सव को मनाने के लिए लोगों से फिट इंडिया रन के दूसरे संस्करण में भाग लेने की अपील की है। आजादी के 75 वर्ष अमृत महोत्सव मनाने हम जा रहे हैं। उसी दृष्टि से देश के युवाओं को हम प्रेरित कर रहे हैं, आह्वान कर रहे हैं कि आप आइए, फिट इंडिया फ्रीडम रन में पार्टिसिपेट कीजिए। रन फॉर इंडिया और फिटनेस का डोज आधा घंटा रोज, ये करना जरूरी है। और जब देश के लोग फिट रहेंगे तो देश अपने आप फिट और हिट रहेगा। कल से फिट इंडिया की वेबसाइट पर पंजीकरण भी शुरू हो जाएगा। प्रतिभागी अपना डेटा वेबसाइट पर डाल सकते हैं और प्रमाण पत्र डाउनलोड कर सकते हैं। आकाशवाणी से कल सुबह 7:30 बजे फिट इंडिया फ्रीडम रन के दूसरे संस्करण का आंखों देखा हाल मेजर ध्यानचंद स्टेडियम नई दिल्ली से प्रसारित किया जाएगा। इसे एफएम रेनबो और राजधानी चैनल पर सुना जा सकता है। ये प्रसारण आकाशवाणी के यूट्यूब चैनल पर भी उपलब्ध रहेगा। अमृत महोत्सव के सिलसिले में कल ईएमई सिकंदराबाद नौकायन क्लब में 75 नौकाओं की दौड़ आयोजित की जाएगी। तेलंगाना की राज्यपाल डॉक्टर तमिलिसाई सौंदरराजन कल शाम इस दौड़ का शुभारंभ करेंगी। वो औपचारिक रूप से 35वें हैदराबाद नौकायन सप्ताह का भी उद्घाटन करेंगी। ये आयोजन इस महीने की 19 तारीख तक चलेगा। हमने क्लीननेस ड्राइव किया है हुसैन सागर लेक के लिए, ताकि ये जो लेक है इसमें जितना भी कूड़ा करकट है हम उसको साफ कर सकें। कल ने एक इवेंट प्लान किया हुआ है 75 बोट्स को एक साथ लॉन्च करने का। 75 बोट्स सिग्निफाइज 75 इयर्स ऑफ आवर नेशनल इंडिपेंडेंस। दैट इज व्हाट वी हैव प्लान्ड। हमने एक बाइक रैली ऑर्गेनाइज कर रहे हैं और अपना स्वच्छता अभियान हमने आर्मी एरिया में चालू किया हुआ है। भारत की पैरालंपिक समिति की अध्यक्ष दीपा मलिक ने कहा है कि भारतीय खिलाड़ी टोक्यो पैरालंपिक खेलों के लिए पूरी तरह तैयार हैं। आकाशवाणी से विशेष बातचीत में दीपा मलिक ने बताया कि इन खेलों में भारत अपना अब तक का सबसे बड़ा दल भेज रहा है। बहुत उत्साह और बहुत गर्व के साथ कहती हूँ कि देश का ये सबसे बड़ा आज तक का पैरालंपिक का स्क्वाड जा रहा है और बहुत बेहतरीन सिलेक्शन हुआ है खिलाड़ियों का। वर्ल्ड नंबर 1 बहुत सारे हैं हमारे इसमें, चाहे आप जैवलिन थ्रो कहें, चाहे आप शूटिंग कहें, चाहे आप बैडमिंटन कहें। स्विमर भी हमारा बहुत स्ट्रांग लग रहा है, उसकी ट्रेनिंग बहुत अच्छी हुई है। लंदन के लॉर्ड्स में भारत के साथ दूसरे क्रिकेट टेस्ट मैच में इंग्लैंड ने टॉस जीतकर पहले गेंदबाजी करने का फैसला किया है। भारत ने पहले दिन ताजा समाचार मिलने तक 1 विकेट पर 142 रन बना लिए हैं। नॉटिंघम में 5 टेस्ट मैचों की श्रृंखला का पहला मैच ड्रॉ रहा था। अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कोरोना काल में महिलाओं के स्वयं सहायता समूह द्वारा किए गए कार्यों की सराहना की। 4 लाख से अधिक स्वयं सहायता समूहों की मदद के लिए 1,625 करोड़ रुपए जारी किए। राज्यसभा में हंगामे को लेकर सरकार ने विपक्ष से देश से माफी मांगने को कहा। राष्ट्रीय टीकाकरण अभियान के अंतर्गत अब तक 52 करोड़ 36 लाख से अधिक कोविड टीके लगाए गए। कोरोना से स्वस्थ होने की दर 97.45% हुई। अंतर्राष्ट्रीय युवा दिवस के अवसर पर स्वास्थ्य मंत्री मनसुख मांडविया ने HIV, TB और रक्तदान के प्रति जागरूकता अभियान का पहला चरण शुरू किया।
हिमाचल प्रदेश के किन्नौर में भूस्खलन में मरने वालों की संख्या 15 हुई। राज्य सरकार ने पीड़ितों की मदद के लिए सहायता राशि की घोषणा की। बिहार के पटना, बक्सर, भोजपुर और मुंगेर सहित 12 जिलों में बाढ़ की स्थिति गंभीर। सरकार ने अफगानिस्तान में बिगड़ती सुरक्षा स्थिति पर चिंता व्यक्त की। और लॉर्ड्स में इंग्लैंड के साथ खेले जा रहे दूसरे क्रिकेट टेस्ट मैच के पहले दिन भारत के पहली पारी में 1 विकेट पर 140 रन। इसके साथ ही समाचार संध्या का ये अंक समाप्त हुआ। नमस्कार।